बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं कि चैप्टर नंबर 10 यानी कि थर्मोडायनामिक्स का जो चैप्टर है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली है। आज हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे और उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको थ्योरी और जितने भी कॉन्सेप्ट और फार्मूला हमने डिस्कस किए थे वो आने चाहिए। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि इस लेक्चर के स्टार्ट से पहले आप वो सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरह से रिवाइज कर चुके होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से। Why is the Earth not in thermal equilibrium with the sun? सबसे पहले हमें देखना कि थर्मल इक्विलिब्रियम होता क्या। आपको मालूम है कि अगर आप एक बहुत गर्म ग्लास पानी का रखें तो आप देखते हैं थोड़ी देर के बाद जो है काफी टाइम गुजर जाए तो उसके बाद आप देखते हैं कि उसका टेम्परेचर जो है वो रूम टेम्परेचर के बराबर आ चुका होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इस वजह से होता है कि जो ग्लास के अंदर जो गर्म पानी होता है उसमें जो हीट होती है वो हीट जो है उस अपनी सराउंडिंग जो कि ठंडी है उसमें जाती रहती है, जिसका टेम्परेचर जो है वो कम होता रहता है और एक वक्त आता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो आउटर एटमॉस्फेयर के बराबर हो जाए। जब ये बराबर हो जाते हैं ना टेम्परेचर, तो फिर हीट नहीं जा सकती कहीं भी। क्यों? क्योंकि हीट ने हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ जाना होता है। तो जब हमारे पास ग्लास एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पर आ जाएगा तो फिर ना ही हमारे पास कोई हाई टेम्परेचर होगा ना ही कोई लो टेम्परेचर होगा, तो हीट जो है वो फ्लो नहीं करेगी। जब ये हीट फ्लो करना रुक जाए यानी कि दो बॉडीज जो है उनका टेम्परेचर सेम हो जाए तो हम कहते हैं फिजिक्स में कि दे आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम। क्या वो एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में, मतलब उनका टेम्परेचर सेम हो चुका है और उनके दरमियान अब हीट का कोई ट्रांसफर नहीं होगा। अब इस एग्जांपल को आप जरा थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि हमारे पास जो सूरज है इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा है तो वो जमीन के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है या नहीं। सोचें, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि दो चीजें जो है उनका टेम्परेचर सेम हो जाए, लेकिन आप जानते हैं कि सूरज का टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है तो जमीन का टेम्परेचर बहुत कम है, तो इसका मतलब ये थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं है। और क्यों नहीं है? उसकी वजह यह है कि सूरज से जो रेडिएशन या एनर्जी जमीन तक आ रही है उसका बहुत थोड़ा हिस्सा जमीन को मिलता है, बाकी सब इधर उधर स्पेस में चली जाती है। तो जिस हिसाब से सूरज का टेम्परेचर है उस हिसाब से जमीन का टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता। यही वजह है कि इतने सालों से जमीन एनर्जी रिसीव कर रही है लेकिन अभी तक वो सूरज के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में नहीं आई, यानी उसका टेम्परेचर सूरज के बराबर नहीं हुआ, क्योंकि सूरज से आने वाली एनर्जी जो है, रेडिएशन जो है वो इनफ नहीं है कि उसका टेम्परेचर सूरज जितना हो सके। तो स्टूडेंट्स, इसको कैसे लिखेंगे? जो मैंने लिखा है इसी तरह से आप आंसर करेंगे। इसको मैं एक दफा पढ़ देता हूं। वो कहते हैं द अर्थ इज नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। ये तो हमें मालूम है ना, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है जबकि अर्थ का टेम्परेचर बहुत कम है। वजह, बिकॉज द कंडीशन ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम इज दैट, क्या कंडीशन होती है? टू सिस्टम्स मस्ट बी एट द सेम टेम्परेचर। दो सिस्टम होने चाहिए जिनका टेम्परेचर सेम हो, सो दैट देयर इज नो नेट हीट फ्लो थ्रू देम, ताकि जब उनका टेम्परेचर सेम हो तो उनके दरमियान कोई हीट फ्लो ना करे। टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 केल्विन। ठीक है, सूरज का जो सरफेस है उसका टेम्परेचर है 6000 केल्विन, while average temperature of earth is 300 kelvin. Thus temperature of sun is very high as compared to earth. Therefore there is a net flow of heat from sun to earth. क्योंकि हमारे पास जो सूरज उसका टेम्परेचर अभी ज्यादा है तो इस वक्त हमारे पास हीट जो है वो सूरज से जमीन की तरफ आएगी। ठीक है, the radiations from sun reaches earth is not sufficient, वो काफी नहीं है, to increase the temperature of earth to such high value which is comparable to that of sun. यानी कि सूरज से जो रोशनी आ रही है या हीट आ रही है वो जब जमीन पर आती है तो वो इनफ नहीं है कि वो जमीन का टेम्परेचर इतना बढ़ा दे जितना खुद सूरज का है। ठीक है, यही वजह है कि फिर हमारे पास इक्विलिब्रियम नहीं है। Hence अर्थ कैन नॉट बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद सन। तो ये हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। आइए जरा देखते हैं कि सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या कहती है। आइए स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। व्हेन अ ब्लॉक विद अ होल इन इट, जैसे ये ब्लॉक है और उसके अंदर एक होल है, इज हीटेड, व्हाई डज नॉट द मटेरियल अराउंड द होल एक्सपैंड्स इनटू द होल एंड मेक इट स्मॉल। ठीक है, देखिए आपको मालूम है चीजें गर्म करने पर फैलती हैं और ठंडी होने पर सिकुड़ती हैं। ये तो एक हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। अब होता क्या है कि अगर हम इसको हीट करें, जरा इमेजिन करें, तो जब ये हीट होगा तो आपको मालूम है इसको हीट करने पर इसने एक्सपैंड होना है। अब एक तो बात ये हो सकती है कि एक्सपैंड होगा जब, तो ये इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से एक्सपैंड हो कि होल जो है वो छोटा होना शुरू हो जाए, यानी उसकी एक्सपेंशन की जो डायरेक्शन है वो कहां हो? इनवर्ड हो। लेकिन हम देखते हैं ऐसा
नहीं होता, बजाय गर्म करने पर होल छोटा हो, होल बड़ा होना शुरू हो जाता है लाइक दिस। वो कहते हैं इसकी वजह क्या है? बस उसकी वजह बड़ी सिंपल है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास इर्द गिर्द इतना ज्यादा मटेरियल जो मौजूद है, ये मटेरियल ने भी तो एक्सपैंड करना है। अब जब ये मटेरियल एक्सपैंड करेगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, इतना ज्यादा मटेरियल आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड कर रहा है, अगर थोड़ा सा मटेरियल ये वाला इनवर्ड डायरेक्शन में भी एक्सपैंड करे, फिर भी आपकी जो नेट एक्सपेंशन है, ओवरऑल एक्सपेंशन है, वो आपको कहां को नजर आएगी? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यही वजह है कि हमारे पास जो होल है उसका साइज आपको पहले के मुकाबले में बिगर नजर आएगा। ठीक है, ये मुमकिन है कि हमारे पास वो अंदर को भी एक्सपेंशन हो, लेकिन ओवरऑल पूरा ब्लॉक भी तो एक्सपैंड कर रहा है। जब पूरा ब्लॉक भी एक्सपैंड करेगा तो ओवरऑल जो होल का साइज है वो बजाय छोटे होने के वो बड़ा ही होगा। ठीक है, तो ये देखिए जी, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ हीट इज दैट द थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो थर्मल एक्सपेंशन होती है हीट में। वो क्या होती थी? थर्मल एक्सपेंशन मींस when matter is heated it expands and when cooled it contracts। वो जो मैंने आपको बात बताई पहले कि जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो वो फैलती है, और जब किसी चीज को ठंडा करते हैं तो वो सिकुड़ती है। When a block having a hole of radius r, जैसे ये मैंने आपको दिखाया, ये ब्लॉक जिसमें एक होल था जिसका रेडियस r था, as shown in figure, is heated, उसको गर्म करेंगे, then the kinetic energy of its molecule increases due to which these molecules vibrate with greater amplitude, as a result the block expands। तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करेंगे, इसके नतीजे में वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। Which increases the volume of the block। जब वो एक्सपैंड होंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। अब लोग समझ रहे थे कि ये बाउंड्री एज इट इज रहेगी और वॉल्यूम इधर को बढ़ना शुरू हो जाएगा और होल छोटा होना शुरू होगा, लेकिन हमने बताया कि भाई ये जो किनारे पर मॉलिक्यूल्स हैं इन्होंने भी तो बाहर को एक्सपैंड करना है। तो ये बता रहा हूं कि द मॉलिक्यूल्स अराउंड द होल इन ब्लॉक विल एक्सपैंड इन आउटवर्ड डायरेक्शन। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये आउटवर्ड डायरेक्शन में एक्सपैंड करेंगे, ड्यू टू विच द डायमीटर ऑफ द होल इंक्रीजेस। और उनके बाहर को एक्सपैंड करने की वजह से ओवरऑल हम देखेंगे कि ब्लॉक का साइज क्योंकि बहुत बड़ा हो जाना है, तो फिर होल जो है वो आपको पहले से बड़ा ही दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। आइए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट। सूरज की रोशनी में हमने थर्मोमीटर को रख दिया। वो क्या मेजर करेगा? विल इट रीड द टेम्परेचर ऑफ एयर। क्या वो हवा का टेम्परेचर मेजर करेगा? और ऑफ द सन, क्या वो सूरज का टेम्परेचर मेजर करेगा? और ऑफ समथिंग एल्स, या किसी और चीज का टेम्परेचर मेजर करेगा? इसमें सादा सा असूल ये है कि हमारे पास ये जो थर्मोमीटर्स हम यूज करते हैं ये कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स होते हैं। कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स का काम क्या होता है? कॉन्टैक्ट थर्मोमीटर्स हर उस चीज का टेम्परेचर मेजर करते हैं जो उसके साथ कॉन्टैक्ट में हो, जो उसको टच करे। मिसाल के तौर पर जब आपको बुखार हो तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए आपके मुंह में जो थर्मोमीटर डाला जाता है वो जब आपके मुंह के अंदर कॉन्टैक्ट में आता है स्किन के साथ तो उसका टेम्परेचर मेजर करता है। इस तरह अगर आप धागे से बांधकर एक थर्मोमीटर इस वक्त जिस रूम में मैं मौजूद हूं यहाँ हैंग कर दें, सस्पेंड कर दें, तो अब वो थर्मोमीटर किसका टेम्परेचर मेजर करेगा? डेफिनेटली जिसके साथ वो कांटेक्ट में है। और इस वक्त वो किसके साथ कांटेक्ट में होगा? इस वक्त वो एयर के साथ कांटेक्ट में होगा, तो वो उसको मेजर करेगा। तो जिस थर्मोमीटर को आपने धूप में बाहर रखा है वो सूरज को तो टच कर नहीं रहा, तो वो सूरज का टेम्परेचर नहीं मेजर कर सकता, बल्कि वो हवा को टच कर रहा है, तो वो सूरज की वजह से जितनी हवा गर्म होगी जो उसका टेम्परेचर होगा वो मेजर करेगा। ठीक है, इसको पढ़ देता हूं एक दफा। थर्मोमीटर is an instrument which measures the temperature of a body when it is in the thermal contact। हाँ जी, किसका टेम्परेचर मेजर करेगा? जिसके साथ वो थर्मली कनेक्ट होगा, कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, थर्मली। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ ह्यूमन बॉडी वी पुट द मर्क्यूरी बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर इन हिज माउथ। ऐसे ही ना, जिस शख्स का टेम्परेचर आपने मेजर करना बॉडी का तो उसके माउथ में हम थर्मोमीटर जो है वो एंटर करते हैं। द मर्क्यूरी राइज इन द ग्लास ट्यूब, तो मर्क्यूरी का लेवल जो है ऊपर आता है एंड वी रीड टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और उसमें फिर टेम्परेचर मेजर कर लेते हैं। Similarly, to measure the temperature of the air in the room, we suspend the thermometer in a room which measures the temperature of the air in the room। अगर आप एयर मेजर करना चाहते हैं तो फिर आप थर्मोमीटर को एयर के साथ कांटेक्ट में लेकर आएंगे, किसी और चीज के साथ नहीं। तो फिर क्या करेंगे आप? उसको रूम के मिड में आप सस्पेंड कर देंगे किसी धागे से, सपोज करें। तो इससे क्या नतीजा निकला कि व्हेन अ थर्मोमीटर इज प्लेस्ड इन डायरेक्ट सनलाइट
it will read the temperature of the surrounding air because it is in thermal contact with air. भाई जिस चीज को वो छू रहा होगा, टच कर रहा होगा, उसी का टेम्परेचर ही फाइंड आउट कर सकते हैं। चलते हैं फर्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट पढ़ता हूं। द प्रेशर इन अ गैस सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन विल लीक मोर क्विकली देन इफ इट इज कंटेनिंग ऑक्सीजन। यानी वो आसान अल्फाज में कह रहा है कि अगर हमारे पास एक टैंक हो और उस टैंक के अंदर ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन के मुकाबले में अगर हाइड्रोजन हो और सुराख हो जाए तो वो गैस ज्यादा तेजी से लीक करेगी, यानी हाइड्रोजन वाला कंटेनर जो है वो जल्दी खाली हो जाएगा। इसकी वजह क्या है? आइए इसकी मैथमेटिकल रीजन देखते हैं। आपको मालूम है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफिजन कहता है कि जो वेलोसिटी ऑफ अ गैस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस, यानी वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द गैस। यहाँ से अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं तो ये k से मल्टीप्लाई कर दूंगा और हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, तो मैं वेलोसिटी के साथ H और मास के साथ H लिख देता हूँ। मास जो है ये मॉलिक्यूलर मास है। और इसी तरह से ऑक्सीजन में हमारे पास वेलोसिटी के साथ O और मॉलिक्यूलर मास के साथ O लिख देता हूँ। ठीक है जी। अब आपको मालूम है इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करूं तो H ओवर O आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगी तो VH ओवर VO आ जाएगा। राइट हैंड साइड से डिवाइड होगी तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी, ये k से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रह जाएगा ये, क्योंकि MO है यानी मास ऑफ ऑक्सीजन, ये हमारे पास डिनोमिनेटर में, नीचे डिनोमिनेटर में, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी जिसको मैंने यहाँ पर ये लिख दिया। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है वो 16 होता है और हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है वो 1 होता है, तो हमारे पास ये हाइड्रोजन की एक एटम का मास है, तो ये MO की जगह 16 और MH की जगह 1 पुट करूंगा तो हमारे पास ये आ जाएगा 16 का अंडर रूट विच इज 4। ये VO उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन की स्पीड ऑक्सीजन की स्पीड से 4 टाइम्स आ रही है। तो इसका मतलब अगर हमारे पास टैंक के अंदर हाइड्रोजन हो, क्योंकि हाइड्रोजन हल्की है तो उसमें मॉलिक्यूल्स की स्पीड तेज होगी। यही वजह है कि अगर हाइड्रोजन के टैंक में सुराख हो जाए, क्योंकि मॉलिक्यूल की स्पीड ज्यादा है तो मॉलिक्यूल तेजी से निकलेंगे। जब मॉलिक्यूल तेजी से निकलेंगे तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये हमारे पास टैंक जो है हाइड्रोजन वाला जल्दी खाली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये कंक्लूजन लिख लिया कि हेंस फॉर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन बीइंग लाइटर, number of molecules of hydrogen being lighter gas has velocity 4 times greater than that of oxygen। तो हमारे पास जो हाइड्रोजन की वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स ज्यादा होगी ऑक्सीजन की वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब जरा देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को किस तरह से सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। What happens to the temperature of a room in which air conditioner यानी AC जो है is left running on a table in the middle of the room। आपको मालूम है जो हमारे पास एयर कंडीशन यानी कि AC होता है, उस एयर कंडीशनर के दो पार्ट्स होते हैं, एक इंडोर होता है एक आउटडोर होता है। इंडोर जो है वो ठंडी हवा फेंक रहा होता है और आउटडोर जो है वो गर्म हवा फेंक रहा होता है, इसलिए आउटडोर को हम बाहर लगाते हैं। लेकिन वो कह रहा है कि हमारा जो AC है वो रूम के बिल्कुल मिड में पड़ा हुआ है, तो अगर वो मिड में पड़ा तो उसका जो आउटडोर है वो भी कमरे के अंदर ही पड़ा होगा। इससे क्या होगा, इससे हमारे पास जो इंडोर है वो ठंडी हवा फेंक रहा होगा उसी कमरे में जहां आउटडोर गर्म हवा फेंक रहा है, तो इससे तो टेम्परेचर वहीं का वहीं रहेगा। लेकिन क्योंकि फ्रिक्शन लॉसेस जो हैं वो आपको मालूम है कि फ्रिक्शन लॉसेस की वजह से भी हीट जनरेट होती है, तो इस वजह से हम कहेंगे कि बजाय टेम्परेचर उतना रहने के टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो वैसे तो हमारे घरों में AC जो है वो रूम को ठंडा करता है, लेकिन अगर AC और उसका आउटडोर दोनों कमरे के अंदर पड़े तो बजाय रूम ठंडा होने के आहिस्ता आहिस्ता गर्म होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आउटडोर हीट जो है वो उसी कमरे में एक्सपेल करेगा। इसको पढ़ता हूँ स्टूडेंट्स। When an air conditioner is left running on a table in the middle of the room, it will not cool the room। वो रूम को ठंडा नहीं करेगा, but slightly increases the temperature। बल्कि आहिस्ता आहिस्ता दर्जा हरारत टेम्परेचर जो है वो बढ़ाना शुरू कर देगा। Because the running air conditioner absorb heat from the room but at the same time reject heat to the same room। यानी जिस तरह से वो हमारे पास कूलिंग कर रहा होगा उसी तरह से वो हीट भी उसी रूम में रिजेक्ट कर रहा होगा, यानी कि फेंक रहा होगा। Moreover, some work is done by the compressor which is changed into heat। आपको पता है फ्रिक्शन जो है वो हीट में डिसिपेट होती है, तो इस वजह से हीट भी बनेगी।
एंड इज एक्सपेल्ड टू द सेम रूम, और वो जो इजाफी हीट है वो भी उसी रूम में आएगी, जिसका नतीजा ये होगा कि हेंस टेम्परेचर ऑफ द रूम विल नॉट रिड्यूस बट स्लाइटली इंक्रीज। तो बजाय टेम्परेचर कम होने के टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करना है। तो आइए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। Why does the pressure of the air in automobile tire increases if the automobile is driven for a while? अगर हम कुछ देर ऑटोमोबाइल को चलाएं तो उसके अंदर जो हवा का प्रेशर होता है टायर के अंदर वो बढ़ क्यों जाता है, तो उसकी वजह देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जब हमारे पास गाड़ी जो है वो चलेगी तो कुछ वर्क होगा टायर के ऊपर, और वर्क आपको मालूम है हमेशा रिजल्ट करता है फ्रिक्शन और हीट की सूरत में। तो हमारे पास जो हीट है वो टायर के अंदर की हवा को आहिस्ता आहिस्ता गर्म करना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। और पहले वो इस तरह से मूव कर रहे थे क्योंकि उनकी किनेटिक एनर्जी कम थी, लेकिन जब उनकी किनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वो ज्यादा तेजी से मूव करना शुरू कर देंगे, उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी। जब उनकी वाइब्रेशन बढ़ जाएगी तो वो टायर का जो सरफेस है उस पर बार बार कोलिजन करेंगे, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, और नंबर ऑफ कोलिजन्स ही तो प्रेशर जनरेट करता है टायर के ऊपर। तो यही वजह है कि टायर में जो हवा का प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि किनेटिक एनर्जी बढ़ गई है। तो स्टूडेंट्स इसको पढ़ देता हूं एक दफा। When the automobile is driven for a while, work is done on tire to overcome frictional force of the road. तो वर्क करना पड़ता है, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट। दिस वर्क डन अगेंस्ट द फ्रिक्शन हीट्स ऑफ द टायर, वो टायर को गर्म कर देते हैं, एंड एयर इन इट, और उसके अंदर जो हवा है उसको भी गर्म कर देते हैं। एंड दस वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स इन द टायर इंक्रीजेस, तो अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब किनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। इन रिटर्न इसके नतीजे में दिस इंक्रीज इन वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेस द रेट ऑफ कोलिजन, तो इस वजह से जब हमारे पास वेलोसिटी बढ़ेगी तो हमारे पास कोलिजन भी बढ़ जाएगा। कोलिजन ही हमारे पास बेसिकली प्रेशर होता है ना, तो कोलिजन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाएगा विद द वॉल ऑफ टायर एंड दस इंक्रीजिंग द प्रेशर ऑफ एयर इन ऑटोमोबाइल टायर। तो हमारे पास इस तरह से प्रेशर बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास फर्स्ट 6 क्वेश्चन चैप्टर नंबर 10 के। बाकी जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आपसे भी इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।